अस्सलाम वालेकुम ऑल। वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ जस्टिस फॉर ऑल। इस प्लेटफॉर्म का बनाने का मकसद ये है कि आवाम को कानून ने जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है उसके हवाले से आगाह किया जाए और कानूनी मराहिल के अंदर जो दुश्वारियाँ उन्हें पेश आती हैं उसका हल उनको बताया जाए। इसीलिए आज हमने इनकम टैक्स के टॉपिक पर बात करने के लिए कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी आवाम के इश्यूज़ हैं उस पर बात करने के लिए शहरियार जिसानी साहब को ज़हमत दी है। शहरियार जिसानी साहब रजिस्टर्ड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, रजिस्टर्ड सीनियर पार्टनर मेविन को में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब। शहरियार साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि व्हाट इज़ एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर क्या होता है, इसको हासिल करने का क्या तरीक़ाकार मौजूद है? नेशनल टैक्स पेयर नंबर जो है वो एफबीआर से हासिल किया जाता है और अब ये मैनुअली भी हासिल किया जा सकता है और ऑनलाइन ई एफबीआर की वेबसाइट पर भी हासिल किया जा सकता है। नेशनल टैक्स पेयर नंबर अब एक शख्स अगर इंडिविजुअल है तो उसका एनआईसी नंबर होता है और अगर पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसका एक 7 डिजिट एनटीएन नंबर इशू किया जाता है। शब्बर सदी साहब ने जब मनसब संभाला उससे पहले इंडिविजुअल्स के लिए भी एनटीएन नंबर जो है वो 7 डिजिट नंबर हुआ करते थे, बट अब उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया एक एसआरओ के तहत कि एनआईसी नंबर ही अब एनटीएन नंबर होगा। एनटीएन नंबर जो है वो जो इंडिविजुअल खुद ही अप्लाई भी कर सकता है या फिर एफबीआर ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रूफ्स वॉलंटरी रजिस्टर भी कर सकती है। ओके। अच्छा, फाइलर एंड नॉन फाइलर में क्या डिफरेंस होता है और जब कोई शख्स अपने आप को एज अ फाइलर रजिस्टर करवाता है तो उसके क्या फ़ायदे उसको हासिल हो सकते हैं और अगर कोई डिसएडवांटेजेस हैं तो वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फाइलर वो शख्स है या वो कंपनी है जो एफबीआर के रिकॉर्ड के अंदर है और जिसका एनटीएन नंबर इशू हुआ हुआ है एंड ही इज़ एक्टिवली फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। नॉन फाइलर वो होता है वो चाहे रजिस्टर्ड हो और फाइल ना कर रहा हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो। अच्छा, अब फाइलर के फ़ायदे ज़्यादातर एक आम इंसान के लिए होते हैं कि जो टैक्स रेट्स हैं वो लो स्लैब से लगते हैं या फिर नहीं लगते। जैसे कैश विड्रॉल की बात की जाए तो कैश विड्रॉल पे 0.6% का टैक्स रेट लगता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। फाइलर हैं तो आपके ऊपर नो टैक्सेस। गाड़ी खरीदने जाएंगे, घर खरीदने जाएंगे, उस पर डबल टैक्सेशन आपके ऊपर होगी अगर आप नॉन फाइलर हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे, नुकसानात। अच्छा, नुकसान की अगर हम बात करें तो नॉन फाइलर होने के बहुत सारे नुकसान आते हैं और फाइलर होने के कोई भी नुकसानात अगर आप लेजिट काम कर रहे हो तो कोई नुकसानात नहीं है उसके, अनलेस एंड अनटिल आप फाइलर हो और आप गवर्नमेंट के रेडार में होते हुए गवर्नमेंट से वो चीज़ छुपा रहे हो जो आपको दिखा देनी चाहिए, जिसमें आपके इनकम भी आते हैं या आपके एसेट्स भी आते हैं। शरिया साहब, ये बताइएगा कि जनरल पब्लिक के माइंड में एक सवाल है कि अगर वो एज अ फाइलर रजिस्टर हो जाते हैं तो वो कानून की गिरफ्त में आसानी के साथ आ सकते हैं। अगर वो लेजिट काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो लेकिन वो कानून की गिरफ्त में बआसानी आ सकता है। तो इस परसेप्शन को अगर आप दुरुस्त करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? इसका परसेप्शन का आसान हल ये है कि एफबीआर ने हाल ही में एक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करी है जिसके तहत आप बहरिया में प्लॉट लेते हो, कोई गाड़ी लेते हो, कोई भी ऐसी चीज़ लेते हो, ऐसा एसेट लेते हो जिस पर आपका एनआईसी पे टैक्स डिडक्ट होता है। आप गाड़ी लेने जाते हो आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। आप घर लेते हो आप उस पर जो है वो 1% विदहोल्डिंग टैक्स पे करते हो। आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, गवर्नमेंट हैज़ दोज रिकॉर्ड्स। वो 1% टैक्स कटना, वो मोटर व्हीकल पे टैक्स कटना, गवर्नमेंट हैव दोज रिकॉर्ड। अगर आप फाइलर हो के अपनी चीज़ पहले ही गवर्नमेंट को दिखा दोगे तो आप एक फाइनेंशियल क्राइम से बच जाते हो। बट नॉन फाइलर होने के बाद आप एक तो ज़्यादा टैक्स भी पे करते हो और एफबीआर आपको अगर नोटिस सर्व करता है तो आपके पास कोई प्ली नहीं है फिर उसके लिए। आपके पास वसाइल थे जब भी आपने एसेट खरीदा, उसके बाद आपने एफबीआर से टैक्सेस छुपाए, तो डेट इज़ अ फाइनेंशियल क्राइम। तो मेरे हिसाब से अब लेमैन को ये समझ जाना चाहिए आम इंसान को कि अब भलाई इसी में है और नेचुरल जस्टिस भी इसी चीज़ में है कि आप अपनी चीज़ें दिखा दो एफबीआर को उससे पहले कि एफबीआर आपके पास आए। अच्छा, टैक्स पेयर को डिपार्टमेंटल लेवल पे ही जब नोटिस इशू कर दिए जाते हैं तो उस सूरत हाल में टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए? टैक्स पेयर को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि एक आम इंसान के दिमाग में होता है कि लॉयर वुड बी कोलूडिंग विद द एफबीआर। ऐसा नहीं है। लेमैन को अपने लॉयर्स पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। और लॉयर्स जो है वो हमेशा रजिस्टर्ड लॉयर्स के पास जाएँ या फिर वो एफबीआर से रजिस्टर्ड हो, बार काउंसिल के मेंबर्स हों, आई कैप से रजिस्टर्ड हों। और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन देखते हुए जो है वो एक लॉयर के पास रुजू करें। अच्छा, एज अ लॉयर मैं आपको बता देता हूँ कि लॉयर बेसिक चीज़ें क्या देखता है। लॉयर देखता है कि जिस कमिश्नर ने आपको नोटिस भेजा है क्या वो उसकी जुरिडिक्शन भी थी। अगर जुरिडिक्शन से बाहर है तो वो नोटिस नल एंड वॉइड करा सकता है लॉयर। सेकंड चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि डेट ऑफ इशू क्या थी नोटिस की और डेट ऑफ रिसिट क्या थी। बहुत सारे नोटिस ये भी देखे गए हैं कि डेट ऑफ नोटिस जो थी वो 16 तारीख थी और जवाब देने की आखिरी 10 तारीख थी, तो दैट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस के लॉस।
और अनफेयर ट्रायल है ये, तो इस चीज़ पे भी नोटिस जो है वो नल एंड वॉइड हो सकता है। उसके बाद आपको चीज़ देखनी चाहिए कि नोटिस में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कमिश्नर ने कोट किए हैं, जैसे कि आपके इनकम है, आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या वो वही चीज़ें हैं जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की थी, ये भी आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड ग्राउंड है जिसमें आप अपील कर सकते हैं या नोटिस को नल एंड वॉइड की तरफ ले जा सकते हैं। ये कुछ चीज़ डिपार्टमेंटल लेवल पे टैक्स पेयर को जब टाइम बार्ड नोटिस इशू कर दिए जाते हैं, तो उस सूरत हाल में या इस मसले को हल करने के लिए हम डिपार्टमेंटल लेवल पर क्या कर सकते हैं? उसमें ये करना चाहिए हमें कि फॉर एग्जांपल हमें नोटिस एक रिसीव होता है, ठीक है, जिसकी तारीख 20 तारीख थी एंड हमें जवाब देने की तारीख जो थी वो 15 थी। अब नोटिस जो 20 तारीख को टैक्स पे रिसीव हुआ है, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वो 15 तारीख को रिप्लाई नहीं कर सकता। तो उसमें होता ये है कि आप 30 दिन का हमारे पास टाइम होता है कि हम अपील 30 दिन के लिए अपील कर सकें उसके ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़, कमिश्नर अपील्स को अपील कर सकते हैं। अगर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर हमें नोटिस भेजा तो हम कमिश्नर को अपील करें, कमिश्नर ने भेजा तो कमिश्नर अपील्स को करें, फिर ट्रिब्यूनल आता है, फिर हाई कोर्ट आता है और इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, टाइम बार नोटिस में हमारे पास एक ही स्टैंस होता है कि हम जो है वो अपनी प्ली लेके ग्राउंड्स ऑफ अपील को कहते हैं वो कमिश्नर के पास जाएं विद द नोटिस, उसकी कॉपी लेके और उसको बताएं कि ये अनफेयर ट्रायल है हमारे खिलाफ, और उसको वापस से या तो रिविजिट करें उस चीज़ को, या तो फिर हम कमिश्नर अपील्स को 30 डेज ऑफ डिसीजन के अंदर अपील कर सकते हैं उस चीज़ में। अच्छा, थैंक यू। शरिया साहब, ये बताइएगा कि ट्राइब्यूनल में जो भी कोई अपील अगर ज़ेर इल्तिवा होती है, उस दौरान पे ही रिकवरी का प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाता है, उसका आगाज़ कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग किस तरह मतलब बच सकते हैं, किस तरह इस मसले का हल निकाल सकते हैं? एक कॉमन ग्राउंड जो हमारी पब्लिक में पाया जाता है वो ये है कि अगर हमने अपील कर दी, चाहे वो इनलैंड ऑफिसर के अगेंस्ट हो या कमिश्नर के अगेंस्ट हो या कमिश्नर अपील्स के अगेंस्ट हो, हाई कोर्ट के अगेंस्ट हो या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हो, तो जो हमें टैक्स पे करना है हम उससे रुक जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस सूरत हाल में क्या होता है, ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें कि जो भी हमारे खिलाफ FBR कार्रवाई कर रहा है वो नहीं रुकेगी, ठीक है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लॉ कि आप वहाँ पर रुक सके, ठीक है। अब इसका हमें करना क्या होता है, इसमें अगर हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो होती है उसको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करें, एक डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड लाइबिलिटी आप गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, क्योंकि वो तो आप खुद वो कर रहे हैं कि वो अनडिस्प्यूटेड थी FBR की नज़र में भी और आपकी नज़र में भी। अनडिस्प्यूटेड लाइबिलिटी जो और डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी जो है उसके लिए आप स्टे ले सकते हो ट्रिब्यूनल से 180 डेज़ का इनिशियली, उसके बाद भी फर्दर हम स्टे ले सकते हैं, बट इनिशियली 180 डेज़ का स्टे ट्रिब्यूनल अलाउ कर सकता है अगर वो समझता है कि टैक्स पेयर जो है अपने फर्म ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो 180 डेज़ का वो एक्सटेंशन अप्लाई कर सकता है, बट ओनली ऑन द डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी। अनडिस्प्यूटेड पे नहीं, अनडिस्प्यूटेड आप पे करेंगे, उसके बाद आप ट्रिब्यूनल अपील कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल आपकी बात सुनेगा। तो 180 डेज़ का हमारे पास वहाँ टाइम पीरियड होता है इनिशियली, उसके बाद फर्दर भी एक्सटेंड हो सकता है जब तक कार्रवाई चल रही है। शरिया साहब, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी मीशत का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी मीशत का बहुत बड़ा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। बहुत बड़ी आबादी है जो टैक्स पे नहीं करती है, एक बहुत आबादी का छोटा सा हिस्सा है जो टैक्स पे करता है, और क्योंकि वो भी इसलिए कर रहा होता है कि उनकी सैलरी से डिडक्ट हो जाया करता है टैक्स। तो काफ़ी हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई कि टैक्स नेट में लेकर आया जा सके जो लोग टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जारी की गई हैं माजी के अंदर। पाकिस्तान जब से वजूद में आया उसके बाद से ये स्कीम जारी की जा रही हैं और आज की तारीख तक भी जारी की जा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी नाकामी का सामना हमें करना पड़ा है। तो ये थोड़ा बताइए कि जो होल सेलर्स हैं उनको किस तरह टैक्स नेट में लाया जा सकता है बआसानी? अच्छा, गवर्नमेंट को अगर अपना टैक्स नेट इंक्रीज़ करना है तो पहला स्टेप जो सबसे पहले लेना है, उनको अपनी ब्यूरोक्रेसी को स्टेबल रखना है। अभी हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री 5 साल के टेन्योर में इस गवर्नमेंट के अंदर 4 से 5 बार चेंज हो चुकी है। चेयरमैन FBR जो है वो हर 6 महीने 1 साल में चेंज हो जाते हैं, और ऐसे कोई रेप्यूटेबल नाम नहीं है हमारे पास। शब्बार जदी साहब के अलावा अगर हम देखें तो ऐसा कोई अभी रेप्यूटेबल नाम इस 5 साल में आया नहीं है जो टैक्स मशीनरी को या आम इंसान के या कॉर्पोरेट मसाइल समझ सकता है। तो हमें तो पहले ये करना होगा कि मशीनरी जो टैक्स मशीनरी है उसके ऊपर जो हेड, जो ब्यूरोक्रेटिक हेड है वो ऐसा बिठाएं जो लोगों के मसाइल को समझता हो, एक रेप्यूटेबल नाम हो जिस पर कॉर्पोरेट भरोसा कर सकें, अपने मसाइल बता सकें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है होलसेलर्स की। होलसेलर्स, रिटेलर्स, टायर 1 टायर 2 को गवर्नमेंट ने टैक्स नेट में लाने के लिए एक POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का आगाज़ किया था। अब वो क्योंकि हाल ही में आगाज़ हुआ है, उसमें कुछ अभी भी ग्लिचेस हैं जो गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है, और मेरा ख्याल ये है कि POS सिस्टम अगर ऑटोमेटिक POS सिस्टम जो है वो अगर फुली तौर पर ऑपरेशनल हो जाए, कम अज़ कम बड़े सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ तो बहुत बाद में आती हैं, कम अज़ कम बड़े सिटीज़ में अगर फुली तौर पे इम्पोज कर दिया जाए तो एक बहुत ही लार्ज चंक है जो टैक्स नेट में आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है क्या?
आप फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ में जाते हैं, इम्तियाज़ में जाते हैं और आप एक टॉफ़ी खरीदते हैं। अब वो टॉफ़ी जो है वो उस सिस्टम में जब एंट्री हो गई इम्तियाज़ के सिस्टम में, तो डेट वुड बी ऑटोमेटिकली एंटर्ड इनटू द सिस्टम ऑफ एफबीआर। अब एफबीआर को पता है ये चॉकलेट फलां कंपनी ने बनाई थी, ये टॉफ़ी फलां कंपनी ने बनाई थी और फलां इम्तियाज़ पे आके सेल हो गई है। तो इम्तियाज़ और जो बनाने वाला है द मैन्युफैक्चरर, वो ऑटोमेटिकली उसकी सेल भी रिकॉर्ड हो गई, इम्तियाज़ की परचेज भी रिकॉर्ड हो गई और एफबीआर के पास वो रिकॉर्ड पे चला गया। तो अगर पीओएस सिस्टम फुली तौर पर पूरे मुल्क में ऑपरेशनल हो जाए विद इन टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो होल सेलर्स एंड रिटेलर्स जो हैं वो खुद ही टैक्स नेट में आ जाएंगे। बट हमें इस बार ये इंश्योर करना होगा कि वो रिटेलर्स जिनके पास ये सहूलतें नहीं है, इम्तियाज़ के पास तो एक लार्ज चंक ऑफ कैश है, या दूसरे बड़े रिटेलर्स हैं, होल सेलर्स हैं, उनके पास लार्ज चंक ऑफ कैश है, तो दे कैन इम्प्लीमेंट दिस ईजीली। तो एफबीआर को ऐसा सिस्टम करना होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हों, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये इमेजिन नहीं कर सकते या हम ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि एक 1953 में बंदा पैदा हुआ हुआ, 64 में बंदा पैदा हुआ हुआ, वो अपनी दुकान पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक लगा के खुद सीख भी पाएगा और इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा। तो एफबीआर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करे वो लोगों की, टैक्स पेयर्स की, ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल्स निकाले अपनी वेबसाइट पे, या तो ऑन फील्ड अपने स्टाफ जो है वो ले डाउन करे ताकि ये मसला ओवरऑल सॉल्व हो सके। हमेशा जो टैक्स पेयर जो है वो भाग रहा होता है वो ओनली बिकॉज के एफबीआर उसके पीछे आएगा इसलिए नहीं है, और वो इसलिए भी भाग रहा होता है कि उसको पता ही नहीं होता सिस्टम का। यहाँ पे 98% टैक्स पेयर्स जो है अपने लॉयर्स पर भरोसा करते हैं कि दे वुड सिक्योर देयर बिजनेस एंड दे वुड डू देयर बेस्ट। बट अगर आप डेवलप कंट्रीज में जाएंगे, यूएस में, यूके में, कनाडा में, द टैक्स पेयर नोज व्हाट देयर लॉयर इज डूइंग। तो ऐसा ही होना चाहिए यहाँ पे भी कि एफबीआर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक अलग सिस्टम खोले, और वो चाहे तो हमारी बहुत रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईकैप है, बार एसोसिएशंस हैं, उससे हेल्प ले, दे वुड बी डेफिनेटली विलिंग टू हेल्प। शरिया साहब ये बताइएगा कि एक आम आदमी के जो टैक्सेशन से रिलेटेड मसाइल हैं, अगर उनको कोई शिकायत है तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह अपनी इन कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं और जो हमारे इदारे हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, एफबीआर जो है वो उसकी एक पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी, उसके अंदर हम कंप्लेन कर सकते हैं रिगार्डिंग द करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स या करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एफबीआर जो है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा अमल दरामद कर रहा है इन चीज़ों पे कि जब आप एफबीआर के ऑफिस विजिट करेंगे वहाँ पर जो है वो अलग डिपार्टमेंट सब खुल गए हैं, ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, सारे के सारे इदारे अब ऑपरेशनल हैं एंड दे आर वर्किंग। बट देर है दुरुस्त है वाली बात है कि पहले ये नहीं था, बट सिस्टम अब बहुत तेज़ी के साथ एफबीआर इम्प्लीमेंट कर रहा है और चेंजेस इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके अलावा भी ये है कि एफबीआर तक तो चलें ये चीज़ें डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बट जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको क्या मसले पेश आते हैं। कॉर्पोरेट्स जो है वो कभी भी जो है वो सिस्टम ऑफ लॉ पे नहीं लड़ रही होती, वो लड़ रही होती है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पे। तो वो डायरेक्टली मैटर जो है वो हाई कोर्ट के अंदर आते हैं और ना कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर या फिर कमिश्नर्स के अंदर आते हैं। तो उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे जो लॉ नया बनता है या कोई नया एसआर इशू होता है तो इट शुड बी गवर्न बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार काउंसिल्स है, आईकैप है, ये कुछ अथॉरिटीज़ जो इसमें महारत रखती हैं। और दूसरी बात कि ये ऊपर वाले सब कॉर्पोरेट्स होती हैं जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, पर हमारा एक बहुत बड़ा चंक है जो छोटे मीडियम ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं। अब इनका जो लॉयर होता है उसकी पहुंच जो है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स तक नहीं होती, उसकी पहुंच मिनिस्ट्रीज तक नहीं होती, उसकी पहुंच जो है लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ तक नहीं होती। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह एक इदारा बनना चाहिए जो छोटे रिटेलर्स, होलसेलर्स के ऊपर लॉ अप्लाई होते हैं, जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और फॉर्मुलेशन, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या फिर भी लॉ मेकिंग जो इदारे हैं उनको वक्तन फ़वक्तन एडवाइस कर रहा हो, ताकि जो हमारी बेसिक इकनॉमी है जिसमें रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनकी बात भी सुनी जा सके। शरिया साहब, टैक्स नेट में आवाम जब ही दाखिल होगी और उनके मसाइल उसी वक्त हल होंगे जब आवाम का गवर्नमेंट के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो आप क्या तजवीज़ करेंगे हुकूमत को कि वो आवाम का एतमाद अपने इदारों पर किस तरह बढ़ा सके, किस तरह उनको उसमें इजाफा कर सके? पहली चीज़ जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, एफबीआर को देखनी चाहिए, वो है एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। जो ऑफिसर्स अपनी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं वो बिज़नेस ना करें, पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म करना चाहिए। दूसरी चीज़ के
कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन उसको बरकरार रखना चाहिए। होता ये है कि क्योंकि कमिश्नर्स के पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कस्टमर के, टैक्स पेयर के, तो दे नीड टू मेक श्योर दैट दे आर कॉन्फिडेंशियल। उसकी इन्फॉर्मेशन लीक करके या उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसके साथ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा रही हो। दूसरा कि ब्यूरोक्रेसी की जो लीडरशिप है दैट शुड बी स्टेबल फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 3 to 5 years। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। बजट्स तो देने चाहिए हमें एक लॉन्ग टर्म विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देना चाहिए। अब हमें बजट मेकिंग से हट के पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाना होगा। टेक्सटाइल सेक्टर को पता हो यार अगले 5 साल में दीज वुड बी द रूल्स एंड रेगुलेशन आई हैव टू फॉलो, उसके हिसाब से अपना बजट बना रहा हो। हर साल हमें अपना बजट रिव्यू ना करना पड़ रहा हो, पॉलिसीज रिव्यू ना करनी पड़ रही हो, पॉलिसी हो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म हो जिसके ऊपर सब बजट बन रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि एफबीआर रिफंड्स की अपने सिस्टम को ठीक करे। कुछ सेक्टर्स को रिफंड देने से शायद उन सेक्टर्स का कैश फ्लो तो बहाल हो जाए, बट जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो बेतहाशा टैक्स पे कर रहे हैं, जिसमें आईटी सेक्टर आ जाता है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर आ जाता है जो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में ला रहा है, अरबों डॉलर ला रहा है, उसके लिए भी रिफंड का सिस्टम होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर हाउस है या आईटी सेक्टर है, ठीक है, उनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है, वो बिजली के बिल में भी टैक्स भर रहा है, वो और बहुत सारे ट्रांजेक्शन में टैक्स भर रहा है, बट उसके लिए कोई रिफंड नहीं है। ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज पे ला के दे रहा है, कोई रिफंड पॉलिसी भी नहीं है। तो और रिफंड की एप्लीकेशन डाल देने से एफबीआर के पोर्टल पे इट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें करना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखनी चाहिए ताकि बाकी सेक्टर्स का कैश फ्लो और भरोसा दोनों बहाल हो रहा। उसके बाद हमें एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं उन पे एक कड़ी नज़र होनी चाहिए एफबीआर की कि व्हाट दे आर डूइंग। हरासमेंट का फैक्टर जो है, टैक्स पेयर की हरासमेंट का फैक्टर, वो 0% पे लाना होगा एफबीआर को फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। दूसरा कि एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं और जो दूसरे इदारे हैं वो उनकी कोऑर्डिनेशन को बहाल करना होगा ताकि जो भी लॉ मेकिंग हो रही है वो उनके एडवाइस, उनके सजेशंस को लेते हुए हो रही है। थैंक यू शहजाद साहब। यकीनन आपसे जो सवालात किए गए और आपकी तरफ से जवाबात आए उससे काफ़ी मदद मिलेगी आवाम को भी कि वो अपने मसाइल को उजागर कर सके, उनके हल की तरफ जा सके, और हुकूमत को भी कि आपकी तरफ से तजावीज़ दी गई हैं वो भी आवाम पर एतमाद बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। थैंक यू।